चलो, welcome to True IAS and PCS Foundation course. Let's continue our discussion of 2nd June daily current affairs of Vision IAS news today. सबसे पहला हमारा आर्टिकल ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की धज्जियां उड़ा दी, इसकी पेंट उतार दी। ठीक है, ये बेइज्जती कर कर कि तुम बेटा ट्राइब्यूनल हो और हाई कोर्ट से ऊंचा बनने की कोशिश मत करो। एनजीटी बड़ा सगा बनता था, सुप्रीम कोर्ट को उसको लगा मुझे ही फेवर करेंगे, लेकिन पूरी पब्लिक के सामने बेइज्जती कर दी, पेंट उतार दी। पूरा इशू जानते हैं आराम से एक बारी। एनजीटी ने क्या करा था, विशाखापट्टनम में एक हिल्स है ऋषिकोंडा हिल्स। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाता है कि ऋषिकोंडा हिल्स कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ पर है दोस्तों? आंसर कहाँ? आंध्र प्रदेश। तो ऋषिकोंडा हिल्स कहाँ पर हुए? आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो एनजीटी क्या कर रहा था कि बैन लगा रहा था, बड़े सारे ऋषिकोंडा हिल्स पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी विशाखापट्टनम के अंदर। एनजीटी ने बैन लगा दिया कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, कि एनवायरनमेंट के खिलाफ है, हिल्स को डिस्ट्रक्ट करा जा रहा है, फॉरेस्ट वेजिटेशन वगैरह को काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एनजीटी भाई साहब, आप ना हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट हो, और हाई कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया। मतलब लोगों ने चैलेंज कर दिया होगा हाई कोर्ट में जाकर एनजीटी के खिलाफ जाकर उस ऑर्डर को, एनजीटी के ऑर्डर को, कि आप बैन कैसे लगा सकते हो। हाई कोर्ट ने जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उनके फेवर में डिसीजन दे दिया होगा, तभी तो इशू आया ना। तो उनको ये बोला कि आप अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रहो, अपनी तय सीमा के अंदर रहो, उतना भी ऊंचा बढ़ने की कोशिश मत करो कि आपकी पीठ थपथपा दी और आप तो हमारे सर के ऊपर चढ़ के डांस करने लग गए। अब क्या हुआ, इशू समझना, ये वाला पॉइंट आपको जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस का आंसर कभी भी लिखोगे तो काम आ जाएगा। इसको ज़िंदगी में हमेशा अपने दिमाग में बांध कर आज के बाद याद कर लेना। देखो दोस्तों, होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्राइब्यूनल, एक होती है हाई कोर्ट। ट्राइब्यूनल्स देखो किसके लिए बन रखे होते हैं। मैं एक बारी एनजीटी को सबको साइड करके एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ। यार बार बार हम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर मैंने मान लो कि जियो को मैंने पेमेंट कर दी है, जियो वालों को, जो फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, अब मेरे वो 2 GB डेली का नेट नहीं दे रहे हैं। घर पे कोई मैंने एयरटेल का इंटरनेट कनेक्शन लगवाया, मुझे वहाँ पर प्रॉपर डेटा शो नहीं हो रहा, उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं आ रही है। मैं मदर डेयरी का 3 दिन से दूध मंगवा रहा हूँ, वो दूध फट जा रहा है, और मैं मदर डेयरी को लेटर लिख रहा हूँ, कंप्लेंट लेटर, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैंने वीवो का एक फ़ोन लिया और किसी बंदी को बात करने के लिए दिया 2 मिनट के लिए, उसके हाथों में वो फ़ोन फट गया, और वीवो कंपनी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये जो डेली के इश्यूज़ जो है ना, मैंने फैंटा पी और उसके अंदर से एक चीटा या चीटी निकल आई। अब ये जो डेली के इश्यूज़ है, इसके लिए कोर्ट में कैसे जाऊँ? लेकिन भाई मैं गुस्सा तो बहुत हूँ कि यार ये क्या चीज़ है भाई, मैं बीइंग अ कंज्यूमर मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो कोर्ट ने ये कह रखा है कि जब ऐसे कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जब कुछ इशू तुम्हारे सामने आए ना, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। तो हमने कहा भाई साहब आप बता दो फिर किसको डिस्टर्ब करें, हमें इंसाफ तो चाहिए। तो उसने बोला भाई साहब हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंसाफ आपको नहीं मिलेगा, आप हमारे पास मत आओ, आप पहले एक दरवाजे पे चले जाओ, हम आपको एड्रेस लिख कर देते हैं। अलग अलग इशू के लिए अलग अलग एड्रेस है, उनका पूरा नाम है ट्राइब्यूनल्स। अगर ट्राइब्यूनल्स के डिसीजन से ना खुश हो तो फिर जाओ हाई कोर्ट। जैसे मैं एक अपनी बात बताता हूँ, मैंने कुछ साल पहले क्या करा था, मदर डेयरी का दही का डब्बा आता है ना, डब्बा जो आता है, पैकेट की बात नहीं कर रहा, डब्बा, उसको मैंने मंगवाया तो उसके अंदर कुछ चीटी जैसी कुछ चीज़ निकली। मैंने मदर डेयरी कंपनी को लेटर लिखा, उन्होंने क्या करा कि बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में डब्बा खोलने के बाद गिर गया होगा और आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मैंने कहा हर डब्बा खोलने के बाद कोई वीडियो थोड़ी ना बनाता है। तो उन्होंने मतलब मेरी रिक्वेस्ट को, सर सॉरी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने पापा से बोलकर एक ट्राइब्यूनल में मदर डेयरी के खिलाफ एक कंप्लेंट लिखवाई, दिल्ली की जो इनकी ब्रांच थी उसके खिलाफ। ठीक है, मदर डेयरी वालों ने मुझे 60 डब्बे भेजे थे सॉरी का लेटर लिखकर, दही के 60 डब्बे भेजे थे। ऐसे ही एक बारी क्या हुआ था, लॉरियल का शैम्पू मैं यूज़ करता था कुछ साल पहले। लॉरियल का शैम्पू में मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये ना पानी सा ज़्यादा है, तो मैंने दुकान वाले को बोला, तो दुकान वाला कहता भैया हमें तो पता नहीं, हम तो शैम्पू बनाते नहीं, आप ना एक बारी लॉरियल वालों को ही कांटेक्ट कर लो। मुंबई में, महाराष्ट्र में उनका वो था, उनका कांटेक्ट नंबर, उनका जो ब्रांच था,
वहाँ से ट्राइब्यूनल जाने की मुझे दिक्कत नहीं पड़ी, मैंने क्योंकि उनसे ये बोल दिया था कि मैं आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। मैं उस टाइम पे कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तो मैंने उनको वो लिखा, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर एक लॉरियल की किट भेजी थी जिसके अंदर 4 शैम्पू थे, 4 कंडीशनर थे और कुछ 2 उनकी कुछ क्रीम और एक कॉम्ब था उनका, एक कंघी थी, ठीक है। ये सब मेरे को क्यों मिल रहा है? बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग। जनता में जो सिटीजन्स बैठे हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को अगर कंज्यूम कर रहे हैं पैसा खर्ची करके, तो हमारे देश के अंदर ये माना जाता है दे आर द किंग। अब आप रिलैक्स हो जाओ, अब आप आराम से हाथ फोल्ड करके सुनो इस इशू को। जब भी हमारे देश में अगर ऑर्डर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, किसके ऑर्डर के बीच में? ट्राइब्यूनल ने बोला ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से अगर आप ना खुश हो ना, तो आप पता है क्या कर सकते हो? आप कोर्ट जा सकते हो, कोई भी कोर्ट चले जाओ। लेकिन कोर्ट ने बोला हाँ जी इस पर्सन को इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये क्या हो गया? इसने ना कहा था, इसने हाँ कहा था। ये क्या है? यही तो है ना कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन। अब ध्यान से सुनना, गवर्नेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम सारे PSIR के बंदे बंदियाँ हैं। तो अगर कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर होता है ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं, कोई भी कोर्ट, मतलब ऑब्वियस ही बात है हर कोई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ऑर्डर प्रिवेल करेगा ओवर डेट ऑफ स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स, ओवर डेट ऑफ स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स। स्टैट्यूटरी ट्राइब्यूनल्स इनको क्यों कहा जा रहा है? अभी आप ये वर्ड स्टैट्यूटरी हटाओ, अभी ये वर्ड आप कॉन्स्टिट्यूशन हटाओ, नीचे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कोर्ट की बात ज्यादा मानी जाएगी एज कंपेयर टू ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल की वैल्यू नहीं मानी जाएगी। मतलब दोनों ने ऑर्डर दिए, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है, किसकी बात में ज्यादा दम है भाई साहब? कोर्ट की बात में हमेशा ज्यादा दम रहेगा। इस फैक्ट को कभी मत भूलना। हुआ क्या था? अब ऐसे ही थोड़ी ना मैं हवा में कह दूंगा कि कोर्ट की बात में ज्यादा दम है। कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा? एक केस है, मेरे पैदा होने के 2 साल बाद का एक केस है, 1997 एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 1997 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा कि ट्राइब्यूनल्स के जो ऑर्डर होते हैं अंडर आर्टिकल, ट्राइब्यूनल की बात हो रही है दोस्तों, ट्राइब्यूनल के जो अधिकार है ऑर्डर देने का, किसी चीज पे बैन लगाने का, प्रतिबंध लगाने का, अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B ऑफ द संविधान, ये हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन से बंधे हुए। यानी कि कोई पर्सन अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से ना खुश है तो कोर्ट के पास रिट्स ज्यूरिसडिक्शन होती है। ये आपने बेसिक अपनी NCERTs में, पॉलिटी में पढ़ा होगा। जिनको नहीं पता है तो मैं आपको इतना बता देता हूँ, 5 तरह की रिट्स होती हैं। रिट्स क्या होती हैं? आपके खिलाफ अगर नाइंसाफी हुई है तो आप इन रिट्स का इस्तेमाल करके किसी को पनिश करवा सकते हो। अभी के लिए बस इतना समझ लो, इनके नाम थोड़े से तगड़े नाम होते हैं, फ्रेंच नाम होते हैं, अंग्रेजी नाम होते हैं। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शरेरी, प्रोहिबिशन एंड क्योवरेंटो, ये 5 तरह की रिट्स यूज करी जाती हैं। अगर अभी ये वर्ड समझ में नहीं आए, सर्शरेरी, प्रोहिबिशन, क्योवरेंटो और क्या बोला मैंने, ये प्रोहिबिशन, सर्शरेरी, क्योवरेंटो, मैंडमस और ये 5 होते हैं, और यहाँ और हेबियस कॉर्पस है ना। तो ये जो रिट है, रिट जो आपने वो देखी होगी, दृश्यम मूवी देखी होगी अजय देवगन की। आई लाइक दैट मूवी वेरी मच, मैं फ़ैन हो गया उस दिन के बाद से अजय देवगन का। बहुत अच्छी मूवी है वो। उसमें वो एक बुड्ढे बुड्ढी को शुरू के सीन में सलाह देता है कि अगर आपके बेटे को पुलिस नहीं छोड़ रही है और बिठा के रख रही है तो आप हेबियस कॉर्पस का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ आप कोर्ट जाकर रिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। रिट्स आपके अधिकार होते हैं जो आप, मतलब अगर आप किसी चीज़ के बेटे में गिल्टी हो तो आप मतलब जाकर अपना इंसाफ मांग सकते हो, ठीक है। सवाल ये उठता है, मेंस ओरिएंटेड सवाल ये उठता है बड़े सारे एग्जाम्स के अंदर दोस्तों, कि ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट में फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले इनकी स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। ट्राइब्यूनल का गठन कैसे होता है? ट्राइब्यूनल का गठन संविधान से हो सकता है, पार्लियामेंट के किसी कानून से हो सकता है, या कोई एक डिपार्टमेंट हो, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट हो उससे हो सकता है, या पार्लियामेंट का कोई डिपार्टमेंट हो उससे हो सकता है। मतलब ट्राइब्यूनल का गठन हर प्रकार से हो सकता है, कहने का 100 बातों की एक बात। लेकिन हाई कोर्ट का गठन हर प्रकार से नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का गठन सिर्फ और सिर्फ संविधान के वजह से ही हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? आप कहोगे इसका मतलब समझा दो ज़रा। अगर कल को कोई एक नया हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करा जाना है, जैसे 2 राज्य हैं वो कॉमन हाई कोर्ट शेयर करते हैं, अगर हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करा जाना है अलग से उस राज्य के लिए, जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल पंजाब और हरियाणा कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर रहे हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट, अगर पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा हाई कोर्ट अलग इस्टेब्लिश करे जाने, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? अब अमेंडमेंट का मतलब प्रोसीजर क्या है? अमेंडमेंट का मतलब चेंज कैसे हो रहा है? संविधान की प्रक्रिया को चेंज करके एक पेज फाड़ कर एक चीज़ ये लिखी जा रही है, उसके अंदर ऐड करी जा रही है, दूसरा पेज ये चिपकाया जा रहा है संविधान की कॉपी में, बुक में, दैट अ न्यू हाई कोर्ट विल बी स्टैब्लिश।
पर्पस क्या होता है ट्राइब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट का? स्पेसिफिक मैटर पे डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करना है। जैसा कि मैंने दही वाली मेरी कंप्लेंट थी और लॉरियल के शैम्पू वाली मेरी कंप्लेंट थी, ये रियल चीज़ है, तो मुझे ट्राइब्यूनल को समझने में कभी दिक्कत नहीं आती क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ, ठीक है। हाई कोर्ट जो है उसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, मतलब जो चीज़ें हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर, हाई कोर्ट की पावर्स के अंदर आती हैं उसको, और अपना डिसीजन देना सिविल और क्रिमिनल केसेस पे। प्रोसीजरल कंप्लाइंस इनका क्या होता है? क्या ट्राइब्यूनल किसी चीज़ से बंधे होते हैं? नहीं, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आईपीसी की धाराओं से ट्राइब्यूनल नहीं बंधे होते हैं, इनको किसी ने नहीं बांध रखा होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडीज होती है। वैसे इनको पता है क्या कहा जाता है? एक टर्म यूज़ करी जाती है इनके लिए, जैसे एनजीटी या कुछ भी है, या मतलब अलग अलग बॉडीज़ हैं, इनके लिए बड़ी प्यारी टर्म यूज़ करी जाती है। मैं आपको ये जब जीएस पेपर 2 हम लोग मेंस में करेंगे तब ये समझा दूंगा, थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत में भी बता दूंगा। एक टर्म वैसे सुनी तो होगी आपने, लेकिन मतलब नहीं जानते होगी, अभी कोई बात नहीं, जान जाओगे। क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब जुडिशियल पावर है लेकिन आधी अधूरी है, 50% के लगभग है, इनको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल बॉडीज। लेकिन हाई कोर्ट को इनके कुछ कोड्स होते हैं, उनके दायरे में रहकर काम करना पड़ता है। तो देख रहे हो, जब प्रोसीजर कंप्लाइंस की बात आई तो ट्राइब्यूनल की पावर थोड़ी सी ज़्यादा, हाई कोर्ट फिर भी थोड़े से बंद रखे होते हैं। मेंबर, यहाँ पर ट्राइब्यूनल के अंदर जुडिशियल मेंबर्स भी देखने को मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जिनको स्पेशल नॉलेज हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जुडिशियल मेंबर्स ही हो सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। पावर क्या होती है ट्राइब्यूनल्स की? दे आर लिमिटेड टू द लॉज अंडर विच दे आर सेट, मतलब जिन कानून की प्रक्रिया के द्वारा इनको बनाया गया और कानूनों में जो भी चीज़ लिखी गई थी, इनको उसी के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। लेकिन वो बाउंड्री काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो ब्रॉड होती है, जैसा कि अभी ऊपर पढ़ा कि ज़्यादातर ही किसी प्रोसीजर से बंद नहीं रखे हैं, लेकिन कानून से तो बंद रखे हैं, मतलब लॉ को नहीं तोड़ सकते। अब आप कहोगे यार लॉ को नहीं तोड़ सकते, यार ये तो देश में कोई भी नहीं कर सकता ना, वरना जुडिशरी क्या करेगा? कोई भी ट्राइब्यूनल वगैरह अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको पता है ना जुडिशरी के पास पावर ऑफ क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। इफ एनीथिंग और एनी बॉडी इज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the High Court of the Supreme Court or any court of the country, any constitutional court of the country can declare that act as null and void। ये टर्म यूज होती है null and void, उसको खारिज कर सकता है कि तुमने कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा भंग कर दी। जैसे मैं जब आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊंगा तो इंदिरा गांधी की कहानी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि इंदिरा गांधी कैसे एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा सुपीरियर पोजीशन पे रखना चाहती थी विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी, ठीक है। दोनों के बीच में टसल चलता था। 1970s का डिकेड इज नोन एज द पावर स्ट्रगल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। छोड़ो उसको। हाई कोर्ट की जो पावर है, इसके पास पावर होती है कि वो सारे लॉज को इनेक्ट कर सकता है बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। पावर टू यूज ऑल द इनेक्टेड लॉज, सारे कानूनों को यूज करते हुए अपना डिसीजन देता है। हाई कोर्ट भी ऐसे नहीं कर सकता कि जैसे हम लोग कई बार सेंटी होकर कहते हैं ना, अब देखो बात तो थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन यार हम जानते हैं ना कि पढ़ा लिखा प्रोसीजर क्या है। हम लोग सेंटी होकर कभी कभार कहते नहीं है, रेप विक्टिम्स को तो भाई इनके तो प्राइवेट ऑर्गन्स ही काट दो, इनको तो गोली मार दो, इनको तो जिंदा पेट्रोल डाल के जला दो। कोर्ट ऐसा कभी क्यों नहीं डिसीजन देता? बताओ, वो भी तो इंसान है, उनका भी तो खून खोलता होगा। जज की, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जज की खुद की बेटी का अगर रेप हो जाए, भगवान ना करे, तब भी वो ऐसा नहीं कर सकता कि उसको ऐसा कोई ऑर्डर दे दे कि गोली मार दो, जिंदा जला दो, पेट्रोल छिड़क दो उसके ऊपर, कैस्ट्रेशन कर दो। कैस्ट्रेशन का मतलब ये होता है पेनिस काट देना। दिस इज़ अ टर्म जो कि साइकोलॉजी में यूज़ होती है 12th क्लास की, और मैं आपको बताऊंगा इस प्रोसीजर के बारे में। कैस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका बचपन में ये रिजॉल्व नहीं होता है, तो लड़के ज़रूरी नहीं है कि गे हों, लेकिन फिर भी वो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं, वो मीठों की तरह बातें करते हैं। और लड़कियों में होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है तो लड़कियां थोड़ा सा लड़कों की तरह बिहेव करती हैं। हम लड़के जितने भी इस क्लास में हैं, या आपने जो भी देखा होगा, अगर हमारे अंदर मर्दों की तरह बिहेव करने की, बात करने की तरह क्षमता है, वो एडिपस कॉम्प्लेक्स हमारे बचपन में रिजॉल्व हो गया था इस वजह से, और लड़कियों के अंदर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व हो गया था। जिनके अंदर रिजॉल्व नहीं होता है तो लड़कियां टॉमबॉयश रहती हैं, बहुत ज़्यादा लड़कों की तरह बिहेव करती हैं, लड़कों वाले शौक रहते हैं उनके, चाल थोड़ी सी मर्दाना होती है, आवाज़ मर्दाना होती है। और लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरह बिहेव करते हैं, थोड़े से नरम गरम होते हैं और मीठों की तरह बिहेव करते हैं, गे की तरह उनके हालचाल होते हैं, बोलचाल होती है। इसके बारे में किस दिन मैं आपको समझाऊंगा, जब हम लोग एथिक्स के अंदर एटीट्यूड फॉर्मेशन का टॉपिक करेंगे, तब बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। सिगमंड फ्रॉइड का बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आशमा, कशिश और अलंकृता तो टिप्स पे जानते हैं, क्योंकि 12वीं में हम लोगों के पास साइकोलॉजी थी।
आशमा याद है ना, एडिपस लेटर कॉम्प्लेक्स डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड का कैस्ट्रेशन का कंसेप्ट है ना, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, है ना, उसी में था ये। एक चीज़ यहाँ सुन लो ट्राइब्यूनल्स के बारे में, अबाउट सेक्शन में मैंने बताया ना, ये देखो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है ना। क्यों क्वासी जुडिशियल, क्यों? ना ही ये कोर्ट है ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, बीच में लाई करता है, 50% एग्जीक्यूटिव पावर, 50% जुडिशियल पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? इनको स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर ऐड करा गया था, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको ऐड करा गया था ऑफ 1976। 2 आर्टिकल्स ऐड करके 323A, 323B। 323 आर्टिकल टॉक्स अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और 323B के अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के अलावा कोई और मैटर होता है तो वो 320B के अंदर उन ट्राइब्यूनल्स का गठन करा जाएगा। फीचर्स क्या होते हैं इनको? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स इन यूपीएससी और वेरियस एग्जाम्स के अंदर। कौन से प्रिंसिपल से ट्राइब्यूनल गाइड करे जाते हैं? दे आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस कि भैया अगर दही का डब्बा गलत निकल गया है, दूध फटा हुआ इंसान का निकल गया, उसने पैसे खर्च करे थे, आपको उसको न्याय देना चाहिए नेचुरल तरीके से, नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट। और इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, यानी कि जो सिविल मैटर्स होते हैं उसके ऊपर वो कर सकते हैं। हाँ, आप ये नहीं जा सकते ट्राइब्यूनल्स के पास, ऐसा कोई ट्राइब्यूनल हमारे देश में नहीं होता, उसने मुझे चाकू मार दिया, उसने मेरा खून निकाल दिया, ठीक है, उसने मुझे रॉड मार दी, ये मार दी, वो मार दी, उसने गाड़ी चढ़ा दी मेरे ऊपर, खून खराबे, मार पिटाई वाले, ये मारकाट वाले इशूज़ नहीं संभालता ट्राइब्यूनल हमारे देश में। फॉर्म कैसे करा गया था? रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी है, ठीक है। अच्छा, 42nd अमेंडमेंट को एक स्पेशल नाम से हम लोग क्या जानते हैं, कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कितने फीचर्स थे इसके अंदर? हाउ मेनी प्रोविजंस? लक्ष्मीकांत के एंड में देखा होगा, याद होना चाहिए। कितने पॉइंट्स थे? 19। इतने किसी अमेंडमेंट में नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे कैसे पता रहती हैं इतनी? रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स, ठीक है। आप भी सीख जाओगे, डोंट वरी। और अब जो करंट और स्टैटिक को मिक्स लेकर चल रहे हो ना, नॉलेज इतनी बढ़िया बेहतरीन हो जाएगी। आज काफ़ी लोग घबराए होंगे, मेरे को मैं थोड़ा सा लग रहा है, मतलब मुझे, और आपको भी लग रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा सा घबराए होगे कि यार अब तो बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये चीज़ें याद कैसे होंगी? सब याद होने लग जाएगा, अभी सिर्फ सुनो, दिमाग पे कोई प्रेशर मत डालो। स्टैटिक सब्जेक्ट इज़ द की, 90% फोकस इस पर करना, इसकी सिर्फ औकात 10% रखना, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा चमकती है उसकी औकात नहीं होती है। अब बात करते हैं भूकंप के बारे में, है ना। भूकंप तो सबने फेस करा ही होगा। इस भूकंप के टॉपिक के बारे में ध्यान से सुनना, काफ़ी सारी टर्म्स आपके लिए नहीं हो सकती, जैसे कि मेरे लिए भी नहीं थी आज जब मैंने इसको रिवाइज करा। टॉपिक ये है, नॉर्थ ईस्ट में ना 2 स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनकी मार्जिन पे ना बहुत ज़्यादा भूकंप की संभावना आती है। असम के पास, ग्रेटर असम के पास, ठीक है, वहाँ भूकंप आते हैं। तो साइंटिस्टों ने, रिसर्चर्स ने उसके कुछ रीजंस फाइंड करे हैं। क्या? भूकंप के कंसेप्ट को, मतलब ये टॉपिक को समझाने से पहले सिर्फ इतना बेसिक एक ज्ञान समझ लो। भूकंप जब भी आता है किसी 2 राज्यों में, तो उनके साथ क्या हो रहा होता है? 2 प्लेट्स होती हैं, जैसे एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इसको हम नाम दे देते हैं, ये है मार्जिन ए, ये है मार्जिन बी। आपस में जब इनके बीच में किसी भी प्रकार का टकराव होगा, जब ये रगड़ेंगी, घिसेंगी या कुछ भी होगा, यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है कि जब ये आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे से अलग हो रही है, कुछ भी हो रही हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग उनको क्या कहते हैं? क्रैक। हम लोग यही कहते हैं ना, जब हड्डियाँ चटकती हैं, कुछ भी होता है, क्रैक। बस यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है ज्योग्राफी में, जिसको हम लोग कहते हैं FAULT, फॉल्ट, और पूरा नाम होता है इसका फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन ना वर्ल्ड में कुछ ऐसी जगह पर, हर एक कंट्री में, हर एक रीजन में और पूरी दुनिया में कुछ ऐसी एक मार्जिन है कि जहाँ से मेजर प्लेट और माइनर प्लेट अलग होती हैं, जो उनका बाउंड्री होती है, वहाँ से खिसकने की संभावना, उनके चटकने की संभावना ज़्यादा रहती है। और अब भाई अर्थ तो इतना बड़ा है, वहाँ से कोई भी मेजर माइनर प्लेट कम से कम किलोमीटर्स के साइज में फैली हुई है। अगर
कोई नॉर्मल सी प्लेट खिसक रही है तो यार फॉल्ट आना संभावित है और अर्थक्वेक मतलब एक तरीके से कुछ सेंसेशंस क्रिएट होगी। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ, इसका अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमारे घर पे मतलब मान लो काम चल रहा है तो सोफे खिसक रहे हैं, स्टूल खिसकाए जा रहे हैं, बेड खिसकाया जा रहा है, सेंसेशंस तो फील होती है ना। जैसे आपकी कोई नीचे कोई घर पे रह रहा है, आप 12 बजे रात को अपने बेड सोफे वगैरह और ये सब लगा रहे हो, तो वो कहते हैं ना कि भैया यार दीदी यार एक बात सुनो, रात को आप मत करा करो यार, हमारा सोने का टाइम होता है। और स्पेशली सर्दियों की रातों में तो एक मतलब आवाज़ आती है कि यार ऊपर वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, वो क्या हो रहा है, एक सेंसेशन फील हो रही है। अब सोफ़ा कितना बड़ा है, छोटा से तो बड़ा है, लेकिन वो जिस भी मार्जिन से निकल रहा है तो एक सेंसेशन तो क्रिएट कर रहा है ना। ऐसे ही दोस्तों प्लेट के साथ होता है। जिन जिन जगह पर ये प्लेट होती हैं, दो मतलब 2 प्लेट हैं, उनके बीच में जो मार्जिन है, जो गैप है, जहाँ से वो टकरा रही हैं, रगड़ रही हैं, उनके बीच में एक सेंसेशंस क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, ज्योग्राफी में आने वाली क्लासेस के अंदर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे बता दो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक समझ में आ जाएगा आराम से। बताओ ये समझ में आ गया? ठीक है। हुआ क्या था, इस इवेंट के बारे में आप लोग वाकिफ नहीं होंगे, शायद से सुना भी नहीं होगा आपने। 1950 में ना हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में असम के अंदर एक अर्थक्वेक आया था। 1950 का ग्रेट असम अर्थक्वेक बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके बारे में ना दोस्त रीजंस आज तक रिसर्चर्स स्टडी कर रहे थे, वो पता नहीं लग पाए। दिस प्लेस इज सेंसिटिव टू अर्थक्वेक, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई सेंसिटिव मतलब एरिया है। क्यों है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हुआ क्या, कहानी क्या थी, ये अभी तक ना जो ग्रेट असम अर्थक्वेक था, ये अभी तक का लार्जेस्ट इंट्रा कॉन्टिनेंटल अर्थक्वेक माना जाता है। मतलब हमारे कॉन्टिनेंट, कौन सा कॉन्टिनेंट पे हम लोग, हमारे कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, क्या नाम है हमारे कॉन्टिनेंट का? एशिया ना। एशिया के अंदर आपसे अगर आज के बाद कोई ये फैक्ट पूछे ना कि सबसे बड़ा आने वाला अर्थक्वेक कहाँ पे रिकॉर्ड करा गया है, अपना दिमाग कहीं लेकर मत जाना, हमारे देश के अंदर ही सारे कांड होते हैं। असम के अंदर आया था 1950 में, लार्जेस्ट इंट्रा कॉन्टिनेंटल। इंट्रा का मतलब होता है विद इन समथिंग, इंटर का मतलब होता है बिटवीन 2 और मोर देन 2। इंट्रा मतलब हमारे कॉन्टिनेंट में, एशिया में आने वाला आज तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक, लार्ज स्केल पे आने वाला 1950 का ग्रेट असम अर्थक्वेक है। समझ गए? ये चीज़ कहाँ ऐड कर सकते हो, अर्थक्वेक के ऊपर कोई अगर क्वेश्चन वगैरह आएगा तो कभी अगर यूज़ करने को आ जाए तो आप वो वहाँ पर कर सकते हो इसमें। लेकिन एक बहुत प्यारी प्लेट का नाम है, बहुत, ये देखो अभी मैं बताऊँगा, टिटिंग ट्यूटिंग सूचर जोन, ठीक है, बताऊँगा अभी क्या, डोंट कंफ्यूज मत होना, बहुत प्यारी सी चीज़ है ये, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। छोड़ो उसको, पहले ऊपर की बात करते हैं। रिसर्चर्स ना इसको स्टडी कर रहे थे। 1950 का ये जो ग्रेट असम का अर्थक्वेक था, ये देखा गया कि टेक्टोनिक्स का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, टेक्टोनिक्स का मतलब सिर्फ प्लेट होती है। अर्थक्वेक की प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है, ठीक है, या फिर नॉर्मल प्लेट, सॉरी अर्थक्वेक की प्लेट्स को भी नहीं, बोला दुनिया में जितनी भी अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स हैं, हम भी प्लेट पे ही हैं, हम भी प्लेट पे ही हैं। इंडियन प्लेट होती हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती हैं, इंडो बर्मा प्लेट होती है, ये प्लेट्स के नाम है। मतलब जो लिथोस्फीयर है ना, जो लैंड का टुकड़ा है, वो प्लेट है कुल मिलाकर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के एज पर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री पर 2 प्रकार की प्लेट होती हैं दोस्तों। एक प्लेट का नाम है ईस्ट हिमालयन इंडिया प्लेट और दूसरे का नाम है इंडो बर्मा रेंज की प्लेट, ठीक है, IBR। ये जो 1950 में ग्रेट असम का अर्थक्वेक आया था, ये अभी तक का, मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक था। और ये लोकेट कहाँ पर है, इसका मतलब लोकेशन कहाँ पर है, ये प्रॉपर तरीके से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, ठीक है। कहाँ पर, अरुणाचल, हिमालयस, आपको पता ना, यहाँ से लेकर, जैसे अगर मैं ये बनाऊँ, हिमालयस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्सटेंड होते हैं। ये वाली बात सबको पता है, ये वाली बात सबको पता है, ऐसे ऐसे एक्सटेंड होते हैं हिमालयस। तो जो अरुणाचल वाले हिमालयस हैं, वहाँ पर एक हिल्स होते हैं, मिशमी हिल्स, वहाँ तक ये अर्थक्वेक फैला था, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रख लेना, ये लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि मिशमी हिल्स की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, या फिर अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक कहाँ पर रिकॉर्ड करा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे सुनो, ये ना जब हम लोग इंडिया के अंदर एंटर करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश और असम के आसपास का जो एरिया है
वो ऐसा माना जाता है ये काफ़ी ज़्यादा सीस्मिकली एक्टिव एरिया है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि ये जोन 5 को बिलोंग करता है और ये बहुत हाई रिस्क जोन है। अब जोन 5 क्या होता है दोस्तों, अर्थक्वेक को ना अलग अलग जोन्स में बांटा जाता है कि कोई एरिया कितने खतरनाक है, कोई एरिया कितने खतरनाक नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो जोन 2 के जो एरियाज होते हैं वो लो रिस्क जोन होते हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर सर जी जोन 1 क्यों नहीं दिखा रखा है? जोन 1 में दोस्तों कुछ नहीं होता, आपको फील भी नहीं होता, आपको पता भी नहीं लगता कि अर्थक्वेक जैसे कोई चीज़ हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। जोन 2 में मॉडरेट रिस्क जोन होता है, जोन 4 में हाई रिस्क जोन होता है, और जोन 5 में तबाही होती है भयंकर लेवल से। तो इंडिया में ये वाला मैप ना इतना भी टुच्चा मैप नहीं है। ये जो डाला गया है ना, आपको पता है जब आप ज्योग्राफी 11th क्लास तक जब आप कर जाते हो ना, अगर अर्थक्वेक के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, ये मैप आपको एज इट इज़ बनाना पड़ेगा, बिकॉज ज्योग्राफी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये वाला मैप यूज़ होता है। ये मेरे को रटा रटाया मैप है, इंडिया के अंदर अलग अलग जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो है ना उनको दिखाने के लिए ये वाली चीज़ यूज़ करी जाती है। इसलिए मैं आपको पहली क्लास से बोल रहा था कि इंडिया का मैप बनाना सीख लो, क्योंकि मार्किंग तभी कर पाओगे जब इंडिया का मैप बना पाओगे, आपको पता रहेगा। तो इसमें हम लोग बस एक बार ये देख लेते हैं कि जोन 5 वाले एरियाज कौन से हैं। गुजरात के आसपास आप लोग जानते हो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भुज अर्थक्वेक आया था ना, पता है ना, याद है ना, बहुत तबाही मचाई थी उसने। नॉर्थ ईस्ट का तो पूरा का पूरा एरिया ही, अगर किसी को नहीं पता है तो आज के बाद रट लेना। थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं कि सिक्किम का ये बगल वाला एरिया, उसके बाद नॉर्दर्न एरियाज यहाँ पर ये उत्तराखंड वगैरह जो पहाड़ी इलाका और वो करके थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला पार्ट, स्पेसिफिक एरियाज में आपको बता दूंगा। और जो पेनिनसुलर रेंज है और जो थोड़ा सा आप कह सकते हो राजस्थान से लेकर मालवा प्लेट्यू तक, सेंट्रल इंडिया तक, उसमें इतना कोई ज़्यादा खतरा नहीं रहता अर्थक्वेक का, बहुत ज़्यादा नहीं है आपको देखने को मिलता। आपने कभी नहीं सुना होगा अर्थक्वेक आया और भाई तबाही मचा गया पूरे सर्दर्न उसमें और वो करके, वो इसलिए नहीं होता, डैट इज़ अ प्लेट्यू रीजन। उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा, अभी छोड़ दो, अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तो यहाँ पर अरुणाचल और असम के आसपास का जो एरियाज़ है वो बहुत हाई रिस्क जोन में आता है। भाई आएगा ही, असम और अरुणाचल क्या, तुम तो किसी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम बोल दो, ये तो मुझे दिख रहा है ना पूरा रेड कलर में, तो यार ये तो जोन 5 के अंदर है, ये रेड कलर के अंदर है, देखो रेड कलर जोन 5, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पता है क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालयन सिंथेसिस, ठीक है, EHS मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश का एरिया प्लस असम का एरिया, सिंथेसिस हो गया ना, मतलब दो कंबाइन करके। ये जोन 5 में से सबसे खतरनाक ये दो स्टेट्स की बाउंड्री का रीजन है। यहाँ पर कुछ ऐसी प्लेट है जो भयंकर लेवल से जब वो खिसकती है ना तो तबाही लेकर आती है अपने साथ। स्टडी ये बताती है साइंटिस्टों की कि जो एरिया है अपर असम का और मिशमी हिल्स के ब्लॉक का, उसको हम लोग सीज़मिक गैप एरिया बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर एक गैप है। गैप क्यों है, फॉल्ट एरिया यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक फॉल्ट बन जाता है ऐसे करके, क्रैक बन जाता है, जहाँ पे अर्थक्वेक ना बहुत लंबे समय से आया नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकता है, क्योंकि पास्ट में आया था तभी तो एक क्रैक बनाया है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इस क्रैक के साथ एक बात आती है, एक नाम है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, टिडिंग ट्यूटिंग स्यूचर जोन, TTZS, टिडिंग ट्यूटिंग स्यूचर जोन। ये एक ना 40 किलोमीटर डेप्थ का एक एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक की जितनी डेप्थ है या फिर जितना गड्ढा अर्थक्वेक की वजह से या फॉल्ट की वजह से बनता है वो 40 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा है। जबकि जो हमने ऊपर पढ़ा था ना इंडो बर्मा रेंज, डिफरेंस क्या है, ये हमारे देश में है ये वाला एरिया, इंडो बर्मा रेंज वाला ये चाइना के आसपास है, बॉर्डर पे आता है इंडिया चाइना के, ये वाला 200 किलोमीटर की गहराई तक ये जाता है। और अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज़ एक भारी है और एक हल्की चीज़ है, अगर भारी चीज़ या हल्की चीज़ हो तो कौन ऊपर रहेगा और कौन नीचे रहेगा, बताओ, है ना। मैं एक पेपर के टुकड़े को 4th फ्लोर से फेंकूं और एक हाथी को फेंकूं, कौन सी चीज़ ज़्यादा नीचे जाएगी जल्दी, हाथी ना, ठीक है। तो होता क्या है, ये वाला जो टिडिंग ट्यूटिंग स्यूचर जोन है, अगर आपसे कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ये है क्या, ये कहाँ पर है, तो आप इसको बोलना ये एक प्रकार से इंडियन प्लेट का पार्ट है, एक जोन का नाम है, ये इंडियन प्लेट के उसका जोन का नाम है। तो इंडियन प्लेट जो है वो
इंडो बर्मा रीजन की प्लेट के नीचे रहता है हमेशा, ये सिखाना चाहता हूँ मैं। और अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं है, ये हमारे रेगुलर स्टैटिक सब्जेक्ट का पार्ट है हमारी। ये आप लोगों ने इतना डेप्थ में ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ रखा होगा, अर्थक्वेक का कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं जानते होंगे, ये नाम नहीं सुने होंगे, तमिलनाडु वगैरह एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होंगी शायद से, लेकिन उसमें वहाँ पर कवर हो जाएगा। लेकिन मुझे बताओ वैसे तो कवर हो जाना चाहिए आपका, मतलब मैं तो बहुत आसान भाषा में बताया है। समझ में आया? समझ में आया? ये भाई यार ये भारी है, ये 200 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है, ये 40 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली चीज़ इसके नीचे ही तो रहेगी ना। 200 किलोमीटर का बाहर जाता है यार, पेपर हाथी के ऊपर रहेगा कि हाथी पेपर के ऊपर बैठ रहेगा, बताना ज़रा। वही तो, हाथी तो किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ जाएगा ना, बताओ ज़रा, है ना। ये चीज़ है तो उसको वो दबा देता है। ये सजेस्ट करता है कि दोनों में से जो इंडो बर्मा रेंज का जो बॉर्डर है वहाँ पर डीपर अर्थक्वेक आते हैं। कितने डीप कि अगर वहाँ पर कोई अर्थक्वेक आते हैं तो फॉल्ट लाइन जो होती है वो 200 किलोमीटर गहरी बन जाती है। जबकि क्रिस्टल स्केल के जो अर्थक्वेक होते हैं, क्रिस्टल स्केल के अर्थक्वेक कैसे, टिटिंग ट्यूटिंग स्यूचर जोन वाले अर्थक्वेक, ये ज़्यादातर लाइट अर्थक्वेक होते हैं जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर की गहराई तक एक फॉल्ट लाइन क्रिएट करते हैं। अब ये टिटिंग ट्यूटिंग स्यूचर जोन के बारे में एक दो बातें और देख लेते हैं। ये ईस्टर्न हिमालय का एक मेजर अर्थक्वेक जोन का पार्ट है। क्यों होता है ये ऐसा जोन, क्यों बन जाता है? हिमालय ना जैसे ही इंडिया में एंटर करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो एक शार्प ना साउथवर्ड बेंड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसको मिटाते हैं। हिमालय यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, एकदम से ये देखो साउथ बेंड ले लिया हिमालय ने, ये यहाँ पर, ये ठीक है। जिसकी वजह से, या फिर ऐसा भी कर लो, इसको और कर लो, यहाँ यहीं तक क्यों सीमित करें हम इसको, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, यहाँ तक चल रहा था। अब देखो कितनी नीचे तक चला गया, ये यहाँ तक ले लिया ना सदर्न बैंड, ये देखो यहाँ तक चला गया। बैंड होने की वजह से ये जोन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है इंडो बर्मा रेंज को। इस बैंड को हम लोग सिंटेक्सियल बैंड भी बोलते हैं। आपने 11th क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, वैसे इसके बारे में नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय के जो सिंटेक्सल बैंड है ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, मतलब ये अगर ये छोड़ो सिंटेक्सल बैंड, टिटिंग ट्यूटिंग सूचर जोन कहाँ पर लोकेटेड है, नंगा पर्वत और नामचा बर्वा, यहाँ पर आपको लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न जोन है और यहाँ पर ईस्टर्न जोन है, ठीक है। ये जोन्स क्या होते हैं, कुछ नहीं होते दोस्तों यार, ये प्लेट होती है कि यार एक प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है। इसको ऐसा मान लो ना यार, दिल्ली से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कर्नाटका, कर्नाटका से केरला, लैंड का शेप, साइज सब कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताओ। दिल्ली में पहाड़ नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं केरला तक जाऊंगा कोई पहाड़ नहीं दिखेंगे मुझे, दिखेंगे ना। तो यहां पर बस ये कि इनके बीच में बस ये फॉल्ट का नाम है कि क्या कहते हैं उसको, प्लेट 1 से लेकर प्लेट 2 से लेकर प्लेट 3 से लेकर कौन कौन सी लाइनें आ रही हैं यहाँ पर। थोड़ा सा टिपिकली वाली चीज़ हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। टिटिंग ट्यूटिंग ये थोड़े से बस नाम है, कुछ फैक्ट्स है, इतना याद रख लेना। अब एक चीज़ याद रखना, इंडिया के अंदर जो ये मैप दे रखा है इसको हम लोग सीज्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आता है ना बच्चों को कि सीज्मिक जोनेशन ऑफ इंडिया को मार्क करो, वो कर नहीं पाते हैं मार्क, क्योंकि इंडिया का मैप तो घंटा बनाना नहीं आता कि 99% बच्चों को। तो ये अर्थक्वेक का मैप कैसे याद करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट कोई पढ़ के नहीं जाता, तो भाई साहब पेपर में भूत बनकर बैठ जाते हैं यार ये सीज्मिक जोनेशन क्या वर्ड है यार, ये तो सुना ही नहीं पहली बार। सीज्मिक का मतलब यही होता है एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू अर्थक्वेक। 2002 में ये वाला मैप क्रिएट करा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बाद, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे देश में पूरा लैंड एरिया जितना है ना, 100% लैंड एरिया में से 59% एरिया जो है वो सीज्मिक हजार्ड डैमेज के जोन में आता है। इसका मतलब मोर देन 50% रीजन्स में हमारे देश में अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑलमोस्ट 60% पूरे देश का जो हिस्सा है वहां पर अर्थक्वेक आते हैं, ये बता रहा है ये वाला मैप। ये वाली बात आपको एनसीईआरटीज भी नहीं बताएंगी। 60 WTO नेशंस ने नया मेथड जो है फूड सब्सिडीज का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसको सपोर्ट करा है। देखो G33, अफ्रीकन ग्रुप और ACP ग्रुप, ACP क्या है, अफ्रीकन कैरेबियन पैसिफिक ग्रुप ने इंक्लूडिंग इंडिया ने एक ज्वाइंट प्रपोजल दिया था WTO को
कि आप अपनी फूड सब्सिडी की जो कैलकुलेशन है उसकी मेथोडोलॉजी को चेंज करो, ठीक है। और उसने जो WTO ने जो चेंजेस लाए हैं इन कंट्रीज़ ने, मतलब WTO को शाबाशी दी है। मुझे ये बता देना कि G33 में क्या इंडिया इंक्लूड है कि नहीं है, और ACP ग्रुप में क्या इंडिया इंक्लूड है कि नहीं है। अफ्रीकन ग्रुप में तो डेफिनेटली नहीं है, वो तो आपको पता ही लग रहा है। मुझे इसका आंसर पता करके बताना क्या G33 में इंडिया आता है, ये आपका होमवर्क है। और क्या ACP ग्रुप में इंडिया आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और अगर आता है तो क्या परमानेंट मेंबर है या ऑब्जर्वर स्टेटस है या कुछ भी है, मुझे सारी चीज़ें पता करके बताना, ठीक है। सिर्फ इंडिया रिलेटेड, ओनली इंडिया रिलेटेड। WTO की प्रेजेंट मेथोडोलॉजी क्या थी अभी तक फूड सब्सिडी के ऊपर? देखो, फूड सब्सिडी होता क्या है यार। देखो, डेवलपिंग कंट्रीज क्या करते हैं कि अपने किसानों से, आपको पता है हमारे देश में क्या चलता है, किसान अगर कुछ अनाज बेचने सरकार के पास जाते हैं तो उनको सरकार बोलती थी इतना मिनिमम प्राइस तो हम आपको दे ही देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर सरकार बड़ी सारी किसानों को सब्सिडी भी देती है और गरीब लोगों को फूड सब्सिडीज़ दी जाती है कि सस्ते रेट पे अनाज वगैरह सप्लाई करे जाते हैं। इससे ना बड़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज चिढ़ती हैं, ठीक है। WTO का ये मैंडेट है कि कोई भी जो WTO की मेंबर कंट्री होगी उसका जो फूड सब्सिडी का जो बिल है, यानी कि वो कंट्री जो खर्चा करते जा रही है सस्ता अनाज, गेहूं, चावल वगैरह देने में अपनी जनता को, ठीक है, या फार्मर से जो प्रोक्योर करा जा रहा है, वो ना टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है पूरे साल की उसके 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। और इसके लिए कैलकुलेशन मेथड है, बस उसका नाम है एक मेथड का, एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड, ठीक है। एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड मतलब क्या? WTO ने बोल रखा था कि इतने से लेकर इतने टाइम तक, मतलब इतने साल से लेकर इतने साल तक आप 10% से ज़्यादा ब्रीच नहीं करोगे इस लिमिट को। मतलब ये वही वाली बात हो गई, मैं ना 100 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ और 10 करोड़ रुपए मैंने दान में दे दिए, मेरी बीवी मुझ पर चिल्ला रही है कि ये तुम क्या दुनिया की भलाई में लगे हुए हो, है ना, तुम 10-10 करोड़ रुपए दान में दिए जा रहे हो, बेवकूफ़ हो गए हो क्या? तो उसने मुझे कहा है, मैंने उससे कहा देखो बेबी डार्लिंग नाराज़ नहीं होते, मैं 10% से ज़्यादा नहीं दूंगा, लेकिन हमें 10% देना चाहिए, ठीक है। तो उसने मेरे ऊपर एक लिमिट लगा रखी है कि दीपांग खबरदार 10% से ज़्यादा अगर तुमने किसी को दान दिया तो तुम दानी हो, मुझे नहीं पसंद, हमारे पैसे हैं वो, ठीक है। यही चीज़ है WTO की। अब ये जो 10% की जो सीलिंग है ना, ये जो लिमिट है, इसको एक नाम दिया जाता है डी मिनिमिस सपोर्ट, डैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की सरकारें अपने किसानों को, गरीब जनता को प्रोवाइड करती है। और ये चीज़ ना डेवलपिंग कंट्रीज़ ने ये एग्री करा था कि हम WTO का पार्ट तभी बनेंगे अगर आप ना मतलब इस चीज़ को मान लो। हम शुरू में यार जनता को नहीं छोड़ सकते ऐसे अपने भरोसे कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लेंगे, महंगे महंगे राशन खरीद लेंगे, ब्राउन राइस खाएंगे 60-60 किलो, 70-70 किलो, 120 रुपये किलो के बासमती चावल खाएंगे। हमने बोला यार पहले देश में माल न्यूट्रिशन की समस्या को हल करने के लिए, फिर गरीब जनता अनाज को एक्सेस कर पाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाए, उसके लिए हमें उनको सब्सिडी देनी चाहिए। हम खर्चा बियर करने के लिए तैयार है, सरकारों ने बोला, लेकिन हमें गरीब लोगों को राहत पहुंचानी पड़ेगी। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था WTO में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे ये कोर्स का पार्ट है, स्टैटिक नेचर का पार्ट है। इसके बारे में GS पेपर 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हमने ऊपर एक चीज़ देखी थी, एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड। एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड क्या है? अभी दोपहर वाली क्लास के अंदर जो मैंने वो करवाया था ना आपको, बेस ईयर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, GDP एट रियल प्राइसेस, याद है? तो एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड भी कुछ WTO का ऐसी मैकेनिज्म है कि यहाँ पर बेस ईयर यूज़ करा जाता है 1986 से लेकर 1988 तक, कि मतलब उस ज़माने में, उस साल में, इन 2 साल में 1986 से 88 तक जो प्राइस चल रहे थे, जो प्रोडक्शन हो रही थी कंट्रीज़ की, उसका 10% से ज़्यादा ब्रीच नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तब से जनता इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, डेवलपिंग कंट्रीज सेक्स करते करते इतनी आगे निकल गए, ठीक है, तो भसड़ इतनी हो गई है लोगों की, और प्रोडक्शन तो मतलब HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, और इसके बाद तो मतलब ये तो सिर्फ हमारी कंट्री की बात है, दुनिया में कितनी कितनी प्रोडक्शन हो गई है अनाजों की। इसके ऊपर गालियाँ इसको ये दी जाती हैं एक्सटर्नल रेफरेंस पीरियड को कि इसको बड़े सारे सालों से, दशकों से रिवाइज नहीं करा गया इसको। और ये मेथड ना
आने वाले टाइम में जो महंगाई यहाँ पर थी वो महंगाई 2022 तक आते आते कितनी ज़्यादा हो गई है। इन्फ्लेशन लेवल हर एक कंट्री में, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में कितने ज़्यादा हो गए हैं। आप इन्फ्लेशन लेवल का दोस्तों इसी बात से अंदाज़ा लगा लो, 2020 के कोरोना पीरियड से पहले और 2022 में। अगर आप लोग रूम पीजी वगैरह रहते हो या फिर घर का राशन वगैरह लेने जाते हो, चाय की पत्ती, आटा, दाल, तेल, कंघी, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता लगाओ। घर वालों की, पापा मम्मी की इनकम तो उतनी की उतनी है, लेकिन चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। बताओ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताओ। वही है ना। लेकिन अब एक बात बताओ, तुम बेस ईयर मान रहे हो इतने पुराने साल को 1986 और 2022 चल रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता था। बाकी सारी कंट्रीज ये बोलती थी आप अपने मेथड को चेंज करो, ठीक है। तो कंट्रीज ने ये बोला कि आप नया मेथड लेकर आओ सब्सिडीज़ को कैलकुलेट करने का, या तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए एक नया एक्सटर्नल प्राइस मैकेनिज्म दो, या फिर एक्सटर्नल प्राइस मैकेनिज्म को जो करंट ईयर चल रहा है उससे पिछले 5 साल पहले जितनी महंगाई रही है उसमें उसके हिसाब से बेस ईयर बनाओ, ठीक है। उन्होंने ये भी प्रपोज करा डेवलपिंग कंट्रीज ने, एक मिनट रुका, हाँ यहाँ पर दे ऑल्सो प्रपोज डेट, ध्यान से सुना, एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम पब्लिक स्टॉक्स बी अलाउड फॉर इंटरनेशनल फूड एड एंड ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस फॉर द नीडी कंट्रीज। मतलब अभी तक हम सिर्फ डोमेस्टिक सपोर्ट देते हैं अपने अनाज का या फिर कोई भी एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हो जाती है, अब आप अलाउ करो कि हम अपने फूड ग्रेन्स को जो कि जनता के लिए अभी तक एलोकेटेड हैं, हम अगर वो बच जाते हैं उनमें से कुछ इंटरनेशनल फूड एड के तौर पर या फिर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस के तौर पर दे सकते हैं। जैसे तालिबान के क्राइसिस के टाइम पर या फिर यूक्रेन रशिया के क्राइसिस के टाइम पर जो लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, लोग बेघर हो गए हैं या कोई नेचुरल कैलेमिटी के शिकार हो गए हैं, हम उन तक अनाज पहुंचा सकें, ना कि अपने देश के अंदर बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक, दूसरी कंट्रीज तक, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक सपोर्ट देती है ना कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज अपने मतलब किसानों को, गरीब जनता को जो सब्सिडीज देती है, उनको ना ट्रैफिक लाइट के जो कलर होते हैं उनके बेसिस पर क्लासीफाई करा जाता है। अलग अलग प्रकार के सपोर्ट होते हैं, इनको बॉक्स बोला जाता है। 4 प्रकार के बॉक्स होते हैं बेसिकली। एक होता है ग्रीन बॉक्स, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहता है, यूपीएससी का ये बना हुआ फेवरेट क्वेश्चन है। ये अलग अलग बॉक्सेस के बारे में पूछना है, टाइम टू टाइम पूछता रहता है यूपीएससी। ये मेजर्स क्या करते हैं जो ग्रीन बॉक्स वाले हैं, दीज मेजर्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट एंड इंडीड कैन एवर बी इंक्रीज्ड विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशन अंडर द WTO। मतलब इसमें जो कंट्रीज हैं जितना चाहें ऊपर नीचे अपने हिसाब से मतलब सब्सिडी देने का डिसाइड कर सकती हैं, ठीक है। WTO इनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाता है। ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी और डेवलप कंट्रीज के लिए भी, दोनों के लिए इक्वल है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी डेवलपिंग कंट्री के बाद स्पेशल ट्रीटमेंट पैकेज है, ठीक है, तो उनको ये बोला जाता है कि आप ना जो शहर में रहने वाले जो गरीब हैं और गांव में रहने वाले जो गरीब हैं उनके लिए आप खाने की एक प्रॉपर अच्छी फूड सिक्योरिटी स्कीम योजनाएं वगैरह चला सकते हो, लाइक मिड डे मील स्कीम या कोई योजना के तहत आप उनको खाना वगैरह बंटवा सकते हो, ठीक है। याद रखना, अब आप कहोगे ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो गरीबों को अनाज फ्री में दिया जाता है, 2 रुपये 3 रुपये में राशन जो इतना भर भर के दिया जाता है, ये ग्रीन बॉक्स कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ये नहीं आता ग्रीन बॉक्स कैटेगरी के अंदर, ठीक है। क्यों नहीं आता, मैं कभी स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ाऊंगा, इसका एक विवाद है, एक मुद्दा है इसका। फिर है एक ऑरेंज लाइट एम्बर बॉक्स, इसको कहा जाता है। इसके लिए हम रेड ब्लैक कलर ले लेते हैं। एम्बर बॉक्स इसको कहा जाता है। सारा डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर जो है यहाँ पर, वो सारे डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स हैं, मतलब जो कंट्रीज अपने मतलब देश के लोगों को देती है, जिसकी वजह से प्राइस अगर डिस्टॉर्ट होते हैं या फिर ट्रेड दूसरी कंट्रीज़ के साथ अगर मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। अब कोई कंट्री को दूसरी कंट्री को 100 किलो चावल भिजवा देते हैं, अब वो कह रहा है भाई साहब हमने तो अपनी जनता को बांट दिए हैं, डिस्टॉर्ट कर दिया ना तुमने ट्रेड, उस तक पहुंचने चाहिए थे, तो दूसरी कंट्री के लोग फिर सफ़र करेंगे, उस कंट्री में चावल नहीं होता, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट थे। यहाँ पर वो वाले मेजर्स आते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आता है अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, टोटल सब्सिडीज़ जो कि मतलब कैलकुलेट करी जाती है फर्टिलाइज़र के ऊपर, पानी, क्रेडिट, पावर, बिजली वगैरह इन सब के ऊपर। ब्लू बॉक्स, दीज आर बेसिकली एम्बर बॉक्स सब्सिडीज बट दे टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन। यहाँ पर मतलब ये बोला जाता है कि तुम एक हद से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी जो सपोर्ट होता है वो नॉर्मली एम्बर बॉक्स के अंदर आता है, लेकिन उसको ब्लू बॉक्स में तब डाला जाता है इफ़ द सपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर्स फार्मर्स टू लिमिट द प्रोडक्शन। अगर आप अपने देश के किसानों को ये बोल देते हो ना, देखो
तुम ना इस साल 10 किलो से ज़्यादा चावल और गेहूं अपने खेतों में नहीं उगाओगे। अगर फार्मर्स के ऊपर आपने बंदिशें लगा दी हैं, ठीक है, तो आपको, इसका मतलब आप ब्लू बॉक्स की कैटेगरी के अंदर आ गए हो, ठीक है। दीज मेजर्स आर ऑल्सो एग्जेंट फ्रॉम रिडक्शन कमिटमेंट, मतलब आप मतलब चाहो तो इनको और ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हो, कि मतलब अपर नहीं कर सकते, उसको अपर लिमिट नहीं लेकर जा सकते। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि अपनी फील्ड से इस बारी सबको 10 की जगह 20 किलो उगाना है। भाई ज़्यादा तो नहीं उग सकता, लैंड तो सबके लिमिटेड है, लेकिन आप कम कर सकते हो, ठीक है। 5, 4, 1 किलो, 50 किलो, 25 किलो, आप ये कर सकते हो। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स, अब नाम से ही पता लग रहा है ना, स्पेशल एंड डिफरेंशियल तरीके का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ के बारे में बात करी जाती है। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मतलब कैसे, एक बार पैसा खर्च होगा लेकिन हमेशा किसान की मदद होगी। लाइक सब्सिडी आपने अपने किसानों को दी ट्रैक्टर और हैंडपम्प वगैरह इंस्टॉल करवाने के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट आपने सब्सिडीज़ दी उनको, हर एक फार्मिंग सीजन में फर्टिलाइजर्स का प्रॉमिस करा आपने उनको। तो ये जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स होता है सब्सिडीज़, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ और लो इनकम कंट्रीज़ के लिए, इसलिए इसका नाम था स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये आपका ना स्टैटिक पोर्शन यहाँ से कवर हो गया। यही चीज़ ना विजन आई इसके वैल्यू एडेड मटेरियल में डाली जाती है, जहाँ से हम लोग कवर करेंगे अपना एग्रीकल्चर का पोर्शन। तो ये चीज़ आपकी वहाँ से कवर हो गई है।